आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन पार्ट 2। ग्रेविटेशन पार्ट 1 में कैप्लर्स के 3 लॉज और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए थे। अब आइए ग्रेविटेशन पार्ट 2 में पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यहाँ हमने पहले से लिख रखा है। न्यूटन ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स एट्रैक्टिव फोर्स के लिए जो लॉ दिया था उसको यहाँ समझते हैं। तो सन 1686 ईस्वी में अबाउट 1686 AD में Newton investigated that each mass body attract every other mass body in universe. This universal attraction is known as gravitation. Gravitation का मतलब होता है कि पूरे यूनिवर्स में कहीं भी दो मास बॉडी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इसी को कहा जाता है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन शब्द का ये मतलब है। अब आइए ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और कैसे अप्लाई होता है। According to Newton, gravitational attraction force between 2 point masses और spherical mass body। यहाँ पे देखिए हमने डायग्राम बना रखा है। न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है या तो वो पॉइंट मास के लिए सही है या स्फेरिकल मास बॉडी के लिए सही है। मान लेते हैं दो पॉइंट मासेस m1 और m2 है, उनके बीच की डिस्टेंस r है, या फिर दो स्फेरिकल मास बॉडी m1 और m2 है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर वो स्मॉल r है। तब इनके बीच जो लगने वाला ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होगा उसकी वैल्यू न्यूटन ने अपने इस लॉ में बताई थी। तो क्या होती है वैल्यू, यहाँ देखिए पहले से हमने लिख रखा है। एफ फोर्स जो होता है वो दोनों मासेस m1 और m2 के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉइंट मासेस और स्फेरिकल मास बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दूरी के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यहाँ से हटाएंगे तो F बराबर फॉर्मूला बन जाएगा G m1m2 अपॉन r स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। अब यहीं से शुरुआत होती है बहुत सारे क्वेश्चंस की और इसी के आगे बहुत सारे और दूसरी क्वांटिटीज़ को रिलेट करेंगे। तो न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ पॉइंट मासेस और स्फेरिकल मास बॉडी के लिए एप्लीकेबल है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू को बताता है, जिसमें F बराबर G m1m2 अपॉन r स्क्वायर। कैपिटल G एक कांस्टेंट है, इसके बारे में इसे नोट कर लें तब आगे बताते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू F बराबर G m1m2 अपॉन r स्क्वायर होती है, क्योंकि यहाँ पर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, इसीलिए इस लॉ को इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। जितने भी लॉ है, अगर कोई लॉ में कोई क्वांटिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो उस लॉ का नाम होता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ। पूरी फिजिक्स में आप लोग पढ़ेंगे 4 जगह पे इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। पहला न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। कूलम्ब्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स का जो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स के बीच जो लॉ लगता है उसे हम कूलम्ब्स लॉ कहते हैं, वो भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। मैग्नेट में बायो-सेवर्ट लॉ एक इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। और एक जहाँ पे रे ऑप्टिक्स में जहाँ ऑप्टिक्स पढ़ाई जाती है वहाँ फोटोमेट्री एक टॉपिक है छोटा सा, जहाँ पर इल्यूमिनेंस इंटेंसिटी की वैल्यू भी 1 अपॉन r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, उसे भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। चलिए ठीक है, हम लोग ग्रेविटेशन लॉ के बारे में बात करें तो ये एक इन्वर्स स्क्वायर लॉ है। ग्रेविटेशनल फोर्स G m1m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट, कैपिटल G किसे कहते हैं। कैपिटल G एक कांस्टेंट है, इसे कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि यूनिवर्स में हर जगह पर इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, कहीं नहीं बदलती, इसीलिए इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट यहाँ से उलट के निकाल लेंगे, क्योंकि r स्क्वायर F की तरफ भेज देंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और m1 m2 किलोग्राम में होंगे तो अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। और इसको एक्सपेरिमेंटल मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले लॉर्ड कैवेंडिश ने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी, ये भी एक क्वेश्चन है। तो G की वैल्यू किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। G डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी फैक्टर। ये एक बार पूछा गया, ना तो मीडियम पे डिपेंड है, ना टाइप ऑफ मासेस पे डिपेंड है, और ना ही G की वैल्यू किसी तरह की दूरी पर, कम दूरी पर भी उतनी ही वैल्यू होती है, ज़्यादा दूरी पे मास कोई भी हो, उनके बीच मीडियम कुछ भी हो, G इज़ ऑलवेज कांस्टेंट। बट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ G, थोड़ा ध्यान दिए, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ G सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करेगा।
अगर हम क्या सिस्टम से सीजर सिस्टम में कोई यूनिट ले लें तो इसकी ये न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाएगी, बट एज ए होल पूरी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैपिटल जी कभी नहीं बदलता है। तो इसे नोट कर लें, यहाँ लिख रहे हैं जी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी फैक्टर, डिपेंड्स अपॉन एनी फैक्टर्स, किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं है। ब्रैकेट में लिख देते हैं सच एज मीडियम, टाइप ऑफ मासेस और डिस्टेंस, कम दूरी या ज़्यादा दूरी। अब आइए न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान आप कह सकते हो, डिपेंड्स ऑन सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यूनिट जैसी ली जाएगी न्यूमेरिकल वैल्यू उसी हिसाब से बदल जाएगी, बस पूरा मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। इसे नोट कर लें, फिर आइए आगे देखते हैं। अब आइए ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर हमने लिख रखा है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स भी है और लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कम दूरी पे भी काम करता है, मॉलिक्यूल्स के बीच, एटम्स के बीच और इवन न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के बीच भी लगता है, बट वहाँ इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। अभी हम उसकी रेंज आपको बता रहे हैं। और लॉन्ग रेंज फोर्स भी है, अर्थ और सन के बीच लगता है, पूरे सोलर सिस्टम में लग रहा है और हमारी आकाशगंगा में बहुत बड़ी दूरी है, लाइट ईयर में, वहाँ तक काम करता है। तो आप समझ गए ये दोनों तरह का फोर्स है, शॉर्ट एंड लॉन्ग रेंज कहते हैं इसे। अब आइए यहाँ पे हमने एक लाइन बना रखी है, इनफाइनाइट और लाइट ईयर की वेरी लार्ज डिस्टेंसेस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। और एक एवरेज वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं 10 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम के बीच, इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर रेंज। मतलब मॉलिक्यूल के रेंज तक ये 10 एंगस्ट्रॉम तक ये फोर्स काम करता है। अगर 10 एंगस्ट्रॉम से कम दूरी हो गई 10 फर्मी तक, तो यहाँ पर अब ग्रेविटेशनल फोर्स काम तो करता है लेकिन अब वो डोमिनेंट फोर्स नहीं रह जाता, और तब वहाँ एक और फोर्स आ जाता है जिसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मॉलिक्यूल के बीच, जो कि 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 10 फर्मी तक इफेक्टिव होता है। यानी अगर ये फोर्स है तो फिर इस फोर्स की वहाँ पर कोई इम्पॉर्टेंस नहीं रह जाती और मेन एक्टिव फोर्स हो जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब आइए 10 फर्मी से 0.5 फर्मी तक, यानी न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है एक्चुअली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ये भी अब काम करना बंद कर देता है और वहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स काम करते हैं। तो ये हमने 3 फंडामेंटल फोर्सेस की रेंज लिख रखी है। ग्रेविटेशनल फोर्स 10 एंगस्ट्रॉम से लेकर के लाइट ईयर या उससे भी ज़्यादा दूरी तक काम करता है। अब आइए सेकेंड पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स 4 फंडामेंटल फोर्सेज में सबसे वीकेस्ट फोर्स है और ये एक फंडामेंटल फोर्स है। कौन कौन से 4 फंडामेंटल फोर्स हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक इंटरैक्शन फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 4 फोर्स होते हैं जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे छोटा होता है। और यहीं पर हम इसके बारे में रेशियो लिख दें, सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स रेशियो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रेशियो, वीक इंटरैक्शन या वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, और लास्ट में आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इन चारों फंडामेंटल फोर्स का जो रेशियो है वो होता है 10 टू द पावर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स 39, 10 टू द पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 36 और वीक इंटरैक्शन 10 टू द पावर 25 और ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली 1 होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर चारों फंडामेंटल फोर्स में ग्रेविटेशनल फोर्स वीकेस्ट फोर्स है। अब आइए, ये मोस्ट डोमिनेंट एंड यूनिवर्सल फोर्स कहलाता है क्योंकि पूरे यूनिवर्स में हर जगह मौजूद है, लंबी दूरी में तो बहुत बढ़िया काम करता है, इसीलिए इसे मोस्ट डोमिनेंट एंड यूनिवर्सल फोर्स कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 नंबर पर, सेंट्रल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। इसका क्या मतलब? यहाँ देखिए डायग्राम में बना हुआ है, 2 बॉडीज, मास बॉडीज हैं, इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा मास बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे लगता है।
इसका मतलब जो फोर्स सेंटर पे एक्ट करे उसी को सेंट्रल फोर्स कहते हैं। जब भी दो मास बॉडी के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा तो वो हमेशा सेंटर पे ही काम करेगा, सेंटर टू सेंटर मिलाने वाली लाइन पर होगा, इसीलिए इसको कहते हैं सेंट्रल फोर्स। अब आइए पांचवी प्रॉपर्टी है कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स एक बहुत बढ़िया कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब ये होता है कि इस फोर्स के से होने वाला जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। जैसे कि हमने डायग्राम में बना रखा है, ये एक मास बॉडीज है और एक छोटा मास है ये। इस छोटे वाले मास को हमने अलग अलग 3 पाथ पर चलाया और ला के इस नई पोजीशन पे रख दिया। तीनों ही में वर्क डन की वैल्यू W1, W2, W3 है और यहाँ सिर्फ सिंगल फोर्स लग रहा है, ध्यान दिए, ग्रेविटेशनल फोर्स। जैसे जैसे हम इस मास बॉडी को, पॉइंट मास को चला के हम 1 नंबर पोजीशन से 2 नंबर की पोजीशन पे लाएंगे, रास्ता कुछ भी हो, हर बार टोटल वर्क की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत होने वाला वर्क डन कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इसीलिए ऐसे फोर्स को कंजर्वेटिव कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वर्क डन कंजर्व है और ये एनर्जी का चेंज भी यहाँ कंजर्व होगा। और इस तरह से W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W3 होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स का यही मतलब हुआ। तो ये हो गई आपकी 5th नंबर की प्रॉपर्टी, से नोट कर लें। अब आइए हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कंपेयर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है और अलग अलग तरह से पूछा गया है। कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रिकल फोर्स। अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन ले लें तो इलेक्ट्रॉन में चार्ज भी होता है, मास भी होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रिकली एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्शन का होगा, जबकि मास होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। तो ये फोर्स Fg अट्रैक्टिव होगा। अगर इसका रेशियो निकालें तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ से निकालेंगे, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ से निकालेंगे और उसकी वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और दोनों का फार्मूला जब डिवाइड करेंगे तो सेम डिस्टेंस पर ये रेशियो आपको याद रखना है 10 टू द पावर -43 होता है। आपको याद दिला दें, कूलम्स लॉ में फोर्स की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R² होती है। दोनों चार्जेस हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट याद रहे तो अच्छा है। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच भी इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, जबकि यहाँ इलेक्ट्रिकल फोर्स अट्रैक्टिव हो जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी अट्रैक्टिव, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। दोनों की वैल्यू निकाल के जब रेशियो बनाते हैं तो ये वैल्यू 10 टू द पावर -39 आती है। क्यों भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत छोटा होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और ये रेशियो जो है 10 टू द पावर -39 होता है। किस केस में? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के केस में। ऐसा इसलिए हुआ, थोड़ा सा वैल्यू बदल गई, क्योंकि यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और अगर 2 प्रोटॉन ले लें तो यही रेशियो Fg अपॉन Fe 10 टू द पावर -36 होता है, क्योंकि दोनों प्रोटॉन का मास और ज़्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा, जबकि इलेक्ट्रिकल फोर्स सेम रहेगा, और तब ये रेशियो पहले की तुलना में थोड़ा सा बढ़ के आता है -36 पावर। तो ये तो रेशियो की बात हो गई, इसे आप नोट कर लें और इसे याद रखें। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, ग्रेविटेशनल फोर्स का वेक्टोरियल फॉर्म कैसे लिखा जाता है, यानी न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो यहाँ पर देख ली हमने डायग्राम बना रखा है। एक मास बॉडी है, स्फेरिकल मास बॉडी, जिसका मास कैपिटल M है, जिसके सेंटर से r दूरी पर यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मास रखा है, इसे m0 कहते हैं। एक्चुअली ये टेस्ट मास कहलाता है। टेस्ट मास का काम ये है कि कहीं पर भी ग्रेविटेशनल फील्ड या फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करना होता है उसके द्वारा, और तब यहाँ पर टेस्ट मास पर लगने वाला ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स Fg है। तो ये अट्रैक्शन फोर्स अंदर की ओर लगेगा हमेशा। अगर हम पहली वाली स्फेरिकल मास बॉडी से पॉइंट मास का पोजीशन वेक्टर लिखें तो ये यहाँ से यहाँ तक इस डायरेक्शन में होगा, इसे कहते हैं r वेक्टर और पोजीशन वेक्टर। r वेक्टर का जो पोजीशन वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर लिखें, यानी इसका डायरेक्शन, तो आप कहोगे यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। तो यहाँ वेक्टर r वेक्टर है, इसका मॉड खाली r होगा, मैग्नीट्यूड, और तब ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर। अब आइए ग्रेविटेशनल लॉ का वेक्टोरियल फॉर्म कैसे लिखते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स Fg बराबर माइनस कैपिटल G कैपिटल M
एम नॉट, ये दोनों मासेस हो गए, अपॉन आर स्क्वायर, ये तो फोर्स की वैल्यू हो गई, बट इसका डायरेक्शन ध्यान देने की बात है, ये यूनिट वेक्टर जिस डायरेक्शन में उसका उल्टा ये फोर्स लग रहा है, तो यहाँ लगेगा माइनस और यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन यूनिट वेक्टर आर कैप। तो आर कैप यूनिट वेक्टर के, इस यूनिट वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और ये हमेशा अपोजिट ही रहेगा जब भी हम किसी पॉइंट पर जाके फोर्स निकालेंगे, तो इसीलिए यहाँ माइनस लगेगा। नेगेटिव साइन जो है वो नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट ग्रेविटेशनल फोर्स always an attractive force, always an attractive force। तो एट्रैक्टिव फोर्स में हमेशा नेगेटिव साइन लगेगा, ध्यान रखें। और रिपल्सिव फोर्स अगर होता तो यहाँ तो रिपल्सिव संभव ही नहीं है, क्योंकि यहाँ मासेस हमेशा एक टाइप के होते हैं और इसीलिए यहाँ पर हमेशा एक ही टाइप का फोर्स लगता है। जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा होगा चार्जेस पॉजिटिव निगेटिव होते हैं, इसलिए सिमिलर चार्ज के बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है और अपोजिट चार्ज के बीच अट्रैक्टिव। तो वहाँ भी अट्रैक्टिव फोर्स जब भी लिखेंगे तो माइनस लगाएंगे और रिपल्सिव फोर्स लिखेंगे तो प्लस लगाएंगे, बट यहाँ ऑलवेज माइनस। हाँ, अगर माइनस की ज़रूरत हमें ना हो तो हम केवल बिना माइनस लगाए वैल्यू इतनी लिख सकते हैं। इसी इक्वेशन को हम एक स्टेप में और बढ़ा रहे हैं। अगर आर कैप की वैल्यू अगर हम यहाँ वेक्टर आर के टर्म में लिख दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा जी एम नॉट स्मॉल एम अपॉन आर, यूनिट वेक्टर को हटा के वेक्टर आर अपॉन आर लिखेंगे तो यहाँ आर स्क्वायर पहले से और एक और नीचे आ जाएगा तो ये आर क्यूब हो जाएगा, तब यहाँ वेक्टर आर लिखा जाएगा। तो ध्यान रखना है वेक्टोरियल फॉर्म बहुत आसान है लिखना न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ का। इसमें हमेशा माइनस लगेगा जब भी आप कोई ग्रेविटेशनल फोर्स लिखोगे, तो ये हमेशा नेगेटिव होता है। अब आइए अगला पॉइंट। अब आइए ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्टेंस के बीच ग्राफ बना लेते हैं। जैसा कि पता है F बराबर माइनस जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर होता है। ये माइनस इसलिए लगा है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक एट्रैक्टिव फोर्स है। तो अगर हम F का R के साथ रिलेशन देखें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस 1 अपान आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये इन्वर्स स्क्वायर फोर्स है, तो इन्वर्स स्क्वायर फोर्स में ग्राफ हमेशा बनेगा हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है यहाँ पर। हाइपरबोला एक ओपन कर्व है, हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा या हाइपरबोला में ग्राफ बनेगा। और तब इसे कैसे बनाया जाता है इसे देख लें। यहाँ पे हमने दो एक्सिस बना रखा है। पहले एक्सिस पर वेक्टर f है और दूसरे एक्सिस पर x एक्सिस पर वेक्टर r है। मतलब हम वेक्टर के रूप में दोनों क्वांटिटी को ले रहे हैं। तो वेक्टर जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव अगर डायरेक्शन होता है तो उसी हिसाब से ग्राफ बनता है। क्योंकि फोर्स नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव साइड पर इसका ग्राफ बनेगा। और हाइपरबोलिक कर्व इस तरह से बनता है, आप देख सकते हो ये हाइपरबोला इस तरह से बन के जाएगा, इसे कहते हैं हाइपरबोला। हाइपरबोला एक कर्व है, ओपन कर्व, ये ऐसे जाके इनफाइनाइट पे सीधा हो जाता है लगभग, ये भी इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा। लेकिन एक चीज़ आपको दिखा दे बहुत इंपॉर्टेंट, हाइपरबोलिक कर्व में वाई एक्सिस के बीच जो डिफरेंस है उतनी ही दूरी अगर इधर जाए तो एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच की दूरी थोड़ा कम हो जाती है। तो ये इन्वर्स स्क्वायर का ग्राफ है, इसलिए ये हाइपरबोला ऐसा बनेगा। तो नीचे की तरफ ग्राफ क्यों बनाया गया, क्योंकि यहाँ फोर्स नेगेटिव है। अब आइए अगर हम नेगेटिव पे ध्यान ना दें, मॉड ऑफ फोर्स ले लें, ओनली एफ जिसे कह सकते हैं और एफ, और तब यहाँ डिस्टेंस को भी आर लेंगे, इसमें तो कोई बात नहीं, इसको तो एक्स एक्सिस पे ही लेना। तो अगर फोर्स का नेगेटिव साइन हटा दें तब आपको यही ग्राफ ऊपर की तरफ बनाना है। वाई एक्सिस या फोर्स वाले एक्सिस से ये दूरी थोड़ा ज़्यादा होगी और जब ये ग्राफ नीचे आ जाएगा तो यहाँ ये दूरी थोड़ा कम हो जाएगी। तो ये बन गया हाइपरबोलिक कर्व, इसे याद रखें। हमेशा इन्वर्स स्क्वायर लॉ में ग्राफ हाइपरबोला बनता है। दोनों तरह से हमने इसलिए दिखा दिया कि अगर ऑप्शन में ये दोनों ग्राफ दिए हैं तो नेगेटिव वाले को ही टिक किया जाएगा। नेगेटिव का मतलब फोर्स यहाँ नेगेटिव है, इसीलिए ग्राफ नीचे की तरफ हाइपरबोला बनाएगा। और अगर मान लिए माइनस वाला ऑप्शन दिया ही नहीं है आंसर में, नेगेटिव वाला, तब फिर इसे भी ले सकते हैं, या अगर अकेला यही दिया है तो आप इसे यूज़ करेंगे। तो ये तो हो गया ग्राफ किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब आइए अगला पॉइंट है सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या मतलब, अगर एक पॉइंट मास पर दो या दो से ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहे हों
तो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स उन सारे फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होता है। बात सही भी है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक पॉइंट मास पर दो या दो से ज़्यादा अगर फोर्स लगेंगे तो उसे आप कैसे ऐड करोगे? नेट फोर्स निकालने के लिए उनका हमें वेक्टर सम करना होगा। भाई इसी बात को या इसी सिद्धांत को हम कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी फोर्स का वेक्टर एडिशन होगा। और तब आप देख सकते हो यहाँ पे हमने एक पॉइंट मास लिया है m, बाकी 3 पॉइंट मास है m1, m2, m3 है, उनकी डिस्टेंस r1, r2, r3 है। और अब ग्रेविटेशनल फोर्स एट्रैक्टिव फोर्स होता है, तो m मास और m1 के बीच एट्रैक्शन F1 फोर्स है, m और m2 के बीच F2 फोर्स है और m और m3 के बीच F3 फोर्स है। तो अब m मास पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा? तो ये नेट फोर्स इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर एडिशन होगा, F1, F2 और F3। ज़्यादातर तो हम देखते हैं दो या दो, कभी कभी 3 फोर्स जोड़ने को मिलते हैं, ज़्यादातर 2 ही फोर्स मिलेंगे। तो वेक्टर का एडिशन अगर आपको पता है तो आप इन फोर्सेस को जोड़ के नेट वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ देख लें, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स का मतलब हो गया नेट फोर्स ऑन गिवन मास F नेट इज इक्वल टू होगा वेक्टर एडिशन, यानी F1 फोर्स प्लस F2 फोर्स प्लस F3 फोर्स। अब डायग्राम के हिसाब से, जैसा डायग्राम बना हो, जैसा इनका डायरेक्शन हो, इनके बीच का एंगल हो, उसी हिसाब से पहले 2 फोर्स जोड़ लेते हैं, फिर उसके रिजल्टेंट पे तीसरा फोर्स ऐड कर लेते हैं। अधिकतर तो 2 ही फोर्स जोड़ना पड़ेंगे, या हो सकता है 3 भी जोड़ना पड़े। तो इसे नोट कर लिया। भाई इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट होंगे। अब आइए सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स के ये 3 एग्जाम्पल हैं यहाँ पर। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रखा है जिसके कॉर्नर पर 3 इक्वल मासेस रखे हैं। अब आइए किसी एक कॉर्नर पर लगने वाला नेट फोर्स निकालना है। तो इस मास और इधर वाले मास के बीच लगने वाला फोर्स F होगा। दोनों मासेस mm है और बीच की दूरी स्मॉल a है। इधर से भी उतना ही फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन अलग बट मैग्नीट्यूड सेम आएगा, मासेस सेम है, डिस्टेंस सेम है। तो ये 2 इक्वल फोर्सेस काम कर रहे हैं। और यहाँ पर एंगल आप देख सकते हो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना होता है? 60 डिग्री होता है। इसका मतलब 2 फोर्स 60 डिग्री पे लग रहे हैं। तो इन दोनों फोर्स का नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? इसे F नेट कहेंगे। आप इस डायग्राम के हिसाब से आप डायरेक्ट F नेट की वैल्यू लिख सकते हो। वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि जब 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स किसी भी एंगल पर, थीटा एंगल पर लगें, तब उनका नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होता है वो R बराबर 2a cos थीटा बाई 2 होता है। इसका मतलब यहाँ पर F नेट की वैल्यू हम लोग अगर डायरेक्ट निकालें तो F नेट बराबर हो जाएगा 2F, एक सिंगल फोर्स ले लें, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, cos थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू 60 रखेंगे और F को हम यहाँ से लिख सकते हैं 2 पॉइंट मासेस mm के बीच लगने वाला फोर्स कितना होगा? तो G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा, m और m स्क्वायर अपॉन m से m का मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर हो जाएगा। नीचे जो डिस्टेंस है वो स्मॉल a है, तो स्मॉल a स्क्वायर। उसके बाद यहाँ आएगा cos 60 अपॉन 2 मतलब cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? cos 30 √3/2 होता है। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका जस्ट आंसर यहाँ हम लिखे दे रहे हैं √3 कैपिटल G m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ये नेट फोर्स आ गया, क्योंकि इस कॉर्नर वाले मास पर 2 ही फोर्स लग रहे थे, तो इन दोनों का नेट फोर्स वेक्टर से हमने एडिशन से सीधे सीधे निकाल लिया। अब आइए इसे याद रखिएगा, आगे इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। अगर इक्वल मासेस किसी इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज के कॉर्नर पे रखे हों तो किसी एक कॉर्नर पे लगने वाला नेट फोर्स √3 m स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर होता है। अब आइए अगला एग्जाम्पल है एक स्क्वायर जिस पे चारों कॉर्नर पर एक मास, पॉइंट मासेस रखें, मासेस सब बराबर हैं और स्क्वायर की एक साइड की लेंथ स्मॉल a है। अब हमें किसी एक कॉर्नर पर नेट फोर्स निकालना है। तो आप ध्यान दो, यहाँ पर जो मास है वो सामने वाले मास से अट्रैक्ट होगा, मान लेते हैं फोर्स F। इसी तरह ये मास इधर से अट्रैक्ट होगा, ये भी फोर्स उतना ही होगा, इसे मान लेते हैं F। लेकिन जब ये वाला मास डायगनली अपोजिट वाले कॉर्नर वाले मास से अट्रैक्ट होगा तो ये वाला F फोर्स F के बराबर नहीं होगा, थोड़ा दूरी ज़्यादा होने से ये फोर्स F डैश छोटा होगा। तो अब ध्यान दिए कितने फोर्स हमने बनाए, इधर एक F है, इधर एक F है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और बिल्कुल ठीक बीचों बीच वाली जो लाइन है इस पर एक और फोर्स है F डैश, जो इस और इस मास जो डायगनली अपोजिट मास है उनके बीच लगने वाला फोर्स है। ये फोर्स थोड़ा छोटा इसलिए है क्योंकि दूरी यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा है।
अब आइए सबसे पहले हम इन दो फोर्स जो परपेंडिकुलर वाले हैं इनको जोड़ लेते हैं। दो परपेंडिकुलर फोर्स जोड़ना इक्वल मैग्नीट्यूड का बहुत आसान है। अगर नेट वैल्यू निकालेंगे इन्हीं दो फोर्स की तो ये वैल्यू क्या आएगी, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का अंडर रूट तो बन जाएगा एफ रूट टू। तो क्यों ना हम यहाँ डायरेक्ट लिख दें अंडर रूट टू एफ। अब आइए अंडर रूट टू एफ इस बीच वाली लाइन पर ही आ जाएगा जो एफ और एफ का जोड़ होगा। तीसरा फोर्स एफ डैश, इसको भी इसी पे ऐड कर लें तो टोटल सम वैल्यू निकल आएगी नेट फोर्स की। एफ नेट आप देख सकते हो तो रूट टू एफ, ये तो दोनों इक्वल फोर्स है जो एफ एफ है इनका जोड़ हो गया, और इसमें एक और फोर्स उसी लाइन पे आ रहा है एफ डैश, तो इसे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो नेट फोर्स की ये वैल्यू हो गई। अब आइए रूट टू एफ, ये जो फोर्स एफ है ये तो दो पॉइंट मासेस जो एम एम है उनके बीच लगने वाला दूरी ए है, तो यहाँ पर हो गया जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस करके एफ डैश अपोजिट कॉर्नर के जो मास है इनके बीच लगने वाला फोर्स है, तो ये दूरी ए रूट टू बनेगी। इधर से ए इधर से ए तो डायगोनल क्या होता है ए रूट टू, और तब ये फोर्स हो जाएगा जी एम स्क्वायर और डिस्टेंस ए रूट टू का स्क्वायर तो बन जाएगा 2a स्क्वायर। तो अब इसका पूरा आंसर कितना आएगा आप देख सकते हो। ये आंसर यहाँ पे जगह थोड़ा कम है फिर भी हम लिख देते हैं। इसमें जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अंडर रूट टू प्लस 1 अपॉन 2। ये इसका आंसर हो गया नेट फोर्स का। इसे भी ध्यान रखेंगे, इसका आगे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो अब आइए तीसरा एग्जाम्पल। तीसरे एग्जाम्पल में दो मास स्फीयर हैं, सॉलिड मास स्फीयर, एक दूसरे को टच करते हुए रख दिए गए और इनकी रेडियस आर और आर है, बिल्कुल आइडेंटिकल दो मास स्फीयर हैं जिनका मास एम और एम है, और इनको सरफेस से टच करा के रखा गया। तो क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है तो दोनों के सेंटर पे एक ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। उसकी वैल्यू यहाँ पे तुरंत हम लोग लिख सकते हैं। एफ बराबर ये हो जाएगा जी एम स्क्वायर अपॉन सेंटर टू सेंटर ये डिस्टेंस 2r होगी, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर। अब आइए यहाँ पर हम लोगों को ये जोड़ना तो नहीं था फोर्स, लेकिन फोर्स की वैल्यू को हम r से रिलेट करेंगे। r क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है। तो मास को अगर हम डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम के टर्म में लिखें तो यहाँ अगला स्टेप बनेगा g अपॉन 4r स्क्वायर, और मास स्क्वायर को ब्रैकेट में डेंसिटी लिखें और फिर वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेंसिटी रो पूरे का होल स्क्वायर। तो हमने पूरे m की वैल्यू को वॉल्यूम में लिखा, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब और डेंसिटी क्या है रो, यहाँ तक दिख रहा होगा आपको। अब आप इसे सारे कांस्टेंट एक तरफ करके कलेक्ट कर लो तो नेट फोर्स की वैल्यू यहाँ पर निकल आई। नेट फोर्स का मतलब एक ही फोर्स है बट उसको r से रिलेट कर सकते हैं। जब आप होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ ऊपर 16 आएगा अपॉन 4, तो ऊपर बन जाएगा 4। उसके बाद पाई स्क्वायर बनेगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आएगा, ऊपर r की पावर 6 बनेगी, r की पावर 6 और नीचे r स्क्वायर, तो बचेगा क्या, r की पावर 4 बचेगी और डेंसिटी रो आ जाएगी तो ये r की पावर 4। इसका मतलब लगने वाला फोर्स F बराबर 4 पाई स्क्वायर जी रो r टू दी पावर 4 होगा। तो ये भी पूछा गया है। इसका मतलब दो स्फीयर में जो फोर्स लगता है सेंटर टू सेंटर उनको टच करके रखने पर वो उनकी रेडियस के 4 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये सारा पॉइंट नोट कर लें। ये तीनों एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, हालांकि इसके अलावा भी किसी तरह का एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें कोई और ज्योमेट्री इस्तेमाल हो रही है, लेकिन सब आसान सवाल हैं। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स में और कोई बात नहीं। जहाँ पर भी दो या दो से ज़्यादा फोर्स जोड़ना हो तो 1 बाय 1 करके उनको जोड़ सकते हैं। दो फोर्स तो जोड़ना बहुत आसान है। कोई भी एंगल बनना हो डायरेक्ट बड़ा वाला फॉर्मूला लगा दें, r बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इसे नोट करें, दैट्स ऑल। अब आइए स्टूडेंट, कैलकुलेशन ऑफ नल पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कई क्वेश्चंस हैं। दो अलग अलग स्फेरिकल मास बॉडी या पॉइंट मासेस को मिलाने वाली लाइन पर कहीं ना कहीं छोटे वाले मास के नजदीक एक पॉइंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं नल पॉइंट। अब आइए स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन ऑफ नल पॉइंट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। दो पॉइंट मासेस और स्फेरिकल मास बॉडीज को मिलाने वाली लाइन पर एक पॉइंट होता है जिसे नल पॉइंट कहते हैं, जहां पर अगर कोई तीसरा मास थर्ड मास रख दें तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो। जिस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 होता है उसे नल पॉइंट कहते हैं।
2 पॉइंट मास या स्फेरिकल मास बॉडी को मिलाने वाली लाइन पर ही कहीं ना कहीं नल पॉइंट छोटे वाले मास के नज़दीक होगा। तो मान लेते हैं ये पहला मास m1, दूसरा मास m2 और इसको मिलाने वाली लाइन पर पहले मास को हम लोग ओरिजिन पे रखते हैं 0 0 पर, और यहाँ से x दूरी पर छोटे वाले मास के नज़दीक थोड़ा कम दूरी पर यहाँ तीसरा मास m0 हमने रख दिया। तो इस पे लगने वाला फोर्स इधर से ये m1 मास इसे अट्रैक्ट करेगा, उधर से m2 मास अट्रैक्ट करेगा, इधर F1 फोर्स, इधर F2 फोर्स। अगर F1 और F2 की वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट है तब यहाँ नेट फोर्स 0 होगा। इसका मतलब m0 तीसरा वाला मास इक्विलिब्रियम में होता है। तो नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ नेट फोर्स 0 हो, या फिर वहाँ पर जो मास हमने रखा है तीसरा वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ देखते हैं हम F1 इज इक्वल टू F2, F1 फोर्स बराबर F2 फोर्स। अब F1 की वैल्यू रखेंगे, m1 और m0 के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है F1, तो यहाँ आएगा G m1 m0, और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की x मान रखी है हमने x स्क्वायर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस d है तो इधर वाली जो डिस्टेंस बचेगी वो d माइनस x हो जाएगी। तो इज इक्वल टू F2 फोर्स निकालेंगे m0 और m2 के बीच, तो ये वैल्यू हो जाएगी G, और यहाँ आ जाएगा m0 m2 अपॉन d माइनस x का होल स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यू F1 F2 की रख दी। अब यहाँ देखिए कॉमन स्टेप में G कैंसिल हो जाएगा और इसी तरह m0 m0 कैंसिल होगा। बचे हुए स्टेप्स लिख लें, m1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m2 अपॉन d माइनस x का होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे स्क्वायर आपने ओपन कर दिया तो ये कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। यहीं पर हम लोग अंडर रूट अप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट m1 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x। इधर भी अंडर रूट अप्लाई कर दिया तो अंडर रूट m2, यहाँ हो जाएगा d माइनस x। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो अंडर रूट m1 और ये d माइनस एक्स वाला ब्रैकेट यहाँ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो d और माइनस एक्स दोनों पे अंडर रूट m1 आएगा। तो ये अंडर रूट m1 d माइनस अंडर रूट m1 x इज इक्वल टू, इधर x इधर आ जाएगा तो अंडर रूट m2 और ये हो जाएगा x। अब आइए x हमें कैलकुलेट करना है, पहले वाले मास से कितनी दूरी पे नल पॉइंट होगा, तो अंडर रूट m1 x इधर भेज दें तो ये स्टेप हो जाएगा आपका, ये इधर आके जुड़ जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं x की वैल्यू, ध्यान दें अंडर रूट m1 x इधर आके जुड़ेगा, x कॉमन ले लेंगे, तब x का फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान दिए इधर की तरफ अकेला बचेगा अंडर रूट m1 और यहाँ पर d साथ में होगा अपॉन में x के इधर जब कॉमन ले लेंगे अंडर रूट m1 इधर आके जुड़ेगा तो यहाँ आएगा अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2 और उसको इधर डिवाइड लगा देंगे तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट m1 प्लस अंडर रूट m2। तो ये नल पॉइंट की पोजीशन का फार्मूला हो गया, इसे डायरेक्ट भी याद रखा जा सकता है। और दोनों मासेस अगर दिए हो m1 m2 तो पहले मास m1 से x पोजीशन पे नल पॉइंट होगा। नल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर नेट फोर्स किसी तीसरे मास पर 0 होता है। तो ऐसे कई क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें 2 पॉइंट मास या स्फेरिकल मास बॉडी और पूछा जाएगा किसी मास से नल पॉइंट की पोजीशन क्या है। तो नल पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होती है और तीसरा मास इक्विलिब्रियम में होता है। तो ये आपने इसे नोट कर लें। अब आइए, वैसे तो नल पॉइंट 2 पॉइंट मासेज या स्फेरिकल मास बॉडी के बीच में कैलकुलेट होता है मिलाने वाली लाइन पर छोटे मास के नज़दीक। इस पर कई न्यूमेरिकल हैं, लेकिन अलग अलग कई सारे मास अगर सिस्टम हो तो एक नियम बहुत बढ़िया है कि अगर सिमेट्रिकल और रेगुलर, सिमेट्रिकल का मतलब जिसमें बिल्कुल बराबर से मासेस रखे गए हों और रेगुलर का मतलब जिसमें हर तरफ से दूरियां बराबर हों, ऐसा कोई मास सिस्टम हो जिसमें सिमेट्री भी हो, रेगुलरिटी भी हो, तो ऐसे मास सिस्टम में जो सेंटर होता है वो हमेशा नल पॉइंट बिहेव करता है। यहाँ हमने डायग्राम बना रखा है, जैसे देखिए 2 इक्वल मासेस हो तो मिलाने वाली लाइन ये सेंटर होगी, सेंटर ही नल पॉइंट होगा। अब इसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, बस
ये ध्यान देना है कि दोनों मास बराबर हों। तो ये हो गया सिमेट्रिकल मास सिस्टम 2 पॉइंट मास के लिए। ऐसे ही 3 पॉइंट मासेस के लिए सिमेट्रिकल सिस्टम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा जिसके तीनों कॉर्नर पे इक्वल मास रखे होंगे। तो जो इसका सेंटर होता है ट्रायंगल पर वो हमेशा नल पॉइंट होगा। यहाँ कोई भी मास ला के रख दें तो नेट फोर्स 0 होगा। ऐसे ही स्क्वायर में 4 मासेस रखे हुए इक्वल इक्वल तो सेंटर पे हमेशा नेट फोर्स 0 आएगा। 6 मासेस है, ये हेक्सागोन है जिसके कॉर्नर पे 6 इक्वल मास रखे हैं तो सेंटर पे नेट फोर्स 0 होगा। ऐसे ही पूरा एक सॉलिड स्फीयर ले लें तो सॉलिड स्फीयर भी संरचना में सिमेट्रिकल होता है। चारों तरफ से बहुत सारे पॉइंट मास होंगे। अगर सेंटर पे आपने कोई भी मास रख दिया तो उस पर चारों तरफ से जो फोर्स लगेगा वो वैल्यू 0 होगी। बिल्कुल इसी तरह से आप मास का रिंग भी ले सकते हो। अगर ये रिंग है तो उसके सेंटर पे नेट फोर्स 0 होगा। तो रेगुलर और सिमेट्रिकल मास सिस्टम में हमेशा सेंटर पे नेट फोर्स 0 होता है, सेंटर ही नल पॉइंट होता है। तो यहाँ डायग्राम बना हुआ है, इसे आप समझ सकते हो। ऐसे मिलते जुलते कई सवाल मिलेंगे जिसके सेंटर पे नेट फोर्स 0 निकालना होता है, उसे निकाला नहीं जाता, डायरेक्ट आंसर 0 होता है। तो इसे आप नोट कर लें। अब आइए नेट मास के इस कॉन्सेप्ट में एक बहुत बढ़िया नेट नल पॉइंट के इस कॉन्सेप्ट में एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी रेगुलर और सिमेट्रिकल मास सिस्टम जिसमें कि सेंटर पे नेट फोर्स 0 है उस सिस्टम से अगर कोई एक मास हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो क्या अब दोबारा सेंटर पर नेट फोर्स 0 होगा? बिल्कुल नेट फोर्स 0 नहीं होगा। और तब नियम ये कहता है कि नेट फोर्स सेंटर पर उसी हटाए गए मास के द्वारा जितना फोर्स लग रहा था उसी के बराबर होगा, बट डायरेक्शन में अपोजिट होगा। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ पे देखिए हमने डायग्राम बना रखा है पहले से। मान लीजिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसमें ये तीनों मास पहले कॉर्नर पर रखे तो सेंटर पे नेट फोर्स 0 था। लेकिन जब हमने इस कॉर्नर वाले मास को यहाँ से रिमूव कर दिया, हटा दिया, तब क्या होगा? अब सेंटर पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तो ये फोर्स जो भी लगेगा कितने के बराबर होगा? तो जो मास यहाँ रखा था वो जितना फोर्स अकेले लगा रहा था उसी फोर्स के बराबर वैल्यू होगी, बट डायरेक्शन अपोजिट लेना होगा। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि अगर ये मास यहाँ ला के रख दें तो ये मास अपनी तरफ इसको खींचेगा, फोर्स अट्रैक्शन का लगाएगा, बट ये क्योंकि इसे रिमूव कर दिया हमने तो अब यही फोर्स उल्टा लगेगा, अट्रैक्शन के बजाय इधर लगेगा। और इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। F बराबर, मान लो ये मास m0 है जिसको यहाँ रखा और रिमूव्ड मास की वैल्यू m है, तो ये वैल्यू हो जाएगी g m0 m, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? यहाँ डायग्राम में दिखाया गया, मान लेते हैं a, तो a स्क्वायर। इसी फोर्स की वैल्यू यहाँ पर यही फोर्स काम करेगा, बट इसका डायरेक्शन हमें उल्टा लेना होगा। इसीलिए कहा जाता है देयरफॉर रिमूव्ड मास जो होता है वो कैसा बिहेव करता है? रिमूव्ड मास एक्ट एज नेगेटिव मास। नेगेटिव मास जैसा इसके बारे में सोचें, हालांकि कोई नेगेटिव मास होता नहीं, इट इज़ जस्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन। जितना मास हमने रिमूव किया उसको अगर हम एक नेगेटिव मास मान लें तो उसका उल्टा फोर्स हम उस डायरेक्शन में निकाल दें, वैल्यू वही होगी जो वो अकेले फोर्स लगाता। तो ये एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ऐसे सिस्टम में अप्लाई करते हैं जहाँ पर पहले वो कंप्लीट सिस्टम रहा हो, पूरा नेट फोर्स सेंटर पे 0 रहा हो, बट अगर वहाँ से कोई एक मास हटा लें तो उसकी वजह से नेट फोर्स डिराइव हो जाएगा। वो नेट फोर्स उसी हटाए गए मास के अकेले फोर्स के बराबर होगा, बट डायरेक्शन में अपोजिट होगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। तो ये नेट नल पॉइंट का पूरा कॉन्सेप्ट है। आपने नल पॉइंट में क्या पढ़ लिया? पहले 2 पॉइंट मासेस उनके बीच के मिलाने वाली लाइन पर नल पॉइंट होता है, वहाँ पर नेट फोर्स 0 होता है, जी की वैल्यू या ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होती है, और जो तीसरा मास अगर उसी पॉइंट पे ला के रखते हैं तो वो इक्विलिब्रियम में होता है। तो अब आइए नल पॉइंट का ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। सिमेट्रिकल सिस्टम में ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होता है उस पर नल पॉइंट होता है, नेट फोर्स 0 होता है, और अगर किसी सिस्टम को हम बिगाड़ दें, उसमें कोई एक मास हटा दें तो फिर सेंटर पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा, और वो नेट फोर्स उसी हटाए गए मास के बराबर होगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब आइए इस कॉन्सेप्ट का एक एग्जाम्पल लेते हैं। नेट फोर्स ऑन सेंटर ऑफ कैविटेटेड मास स्फीयर। हमारे पास यहाँ पर एक स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, इसमें से एक कैविटी बना दी गई है, इसे कहते हैं कैविटेटेड स्फीयर, यानी एक छोटा सा स्फीयर इसमें से काट के निकाल लिया गया, इसे कहते हैं कैविटी। तो जो कैविटी बनाई गई उसमें से ये वाला मास m' हटा दिया गया। अब आइए ऐसे कैविटी वाले स्फीयर, जिसे कैविटेटेड स्फीयर बोलते हैं,
इसके सेंटर पे अगर आप कोई छोटा सा मास या टेस्ट मास रख दो, अब इस पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा, क्योंकि पहले क्या था कि अगर ये सारा मास सिस्टम कंप्लीट था, जब कैविटी नहीं थी, तब ये एक रेगुलर एंड सिमेट्रिकल सिस्टम था। इसके सेंटर पर नेट फोर्स 0 होता था, क्योंकि कैविटी बना देने की वजह से अब सेंटर पे नेट फोर्स नहीं होगा। तो नियम क्या कहता है कि जितना भी मास हमने यहाँ से हटाया है उसकी वजह से अगर ये मास यहाँ होता तो इस वाले सेंटर वाले मास पर जो फोर्स लगता उसी के बराबर फोर्स अब लगेगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये मास यहाँ रख दें तो ये अपनी ओर इसे अट्रैक्ट करेगा, बट ये यहाँ नहीं है तो ये कैविटी वाला मास एक्ट एज नेगेटिव मास, और तब एक रिपल्शन जैसा फोर्स यहाँ काम करेगा, और ये फोर्स कहलाएगा नेट फोर्स, और इसे मान लेते हैं F। तो इस F की वैल्यू बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। नियम के हिसाब से F इज इक्वल टू G होगा कैविटी वाला जो मास M डैश और जो सेंटर पे रखा है M0, तो M0 M डैश अपॉन दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, ये A बना रखी है हमने, मान लो A दूरी पर है तो A स्क्वायर। इतना ही फोर्स काम करेगा बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि कैविटी वाले स्फीयर के सेंटर पे नेट फोर्स हम लोगों ने निकाल लिया, क्योंकि पहले वहाँ कोई फोर्स नहीं था। तो इसे देख लें आप। अब आइए एक और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट जिस पे क्वेश्चन पूछा गया कि अगर अलग अलग मास बॉडीज अगर किसी मटेरियल मीडियम में रख दी जाए, जैसे कि यहाँ पे हमने डायग्राम बना रखा है, वाटर है और इसके अंदर दो अलग अलग स्फेरिकल बॉडी M1 M2 मास की r डिस्टेंस पे रखी हैं, तो ऐसी हालत में इन पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। ध्यान दिए, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं, नेट ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि चारों तरफ इसमें वाटर के मॉलिक्यूल है, इधर की तरफ दूसरा मास है, सभी फोर्सेस यहाँ पे लगाएंगे। वाटर का मॉलिक्यूल इस M1 मास पे फोर्स लगाएगा, M2 पे लगाएगा, M1 M2 आपस में लगाएंगे, कई सारे ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ चारों तरफ से लगेंगे। तो हमें नेट ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू देखनी है क्या होगी। तो इसका कैलकुलेशन का एक बहुत सिंपल तरीका है। अब आइए उस तरीके को समझ लें। पहले तो ये समझ लें, ये दोनों मास बॉडीज़ की जो डेंसिटी है वो D1 और D2 है, और जो मटेरियल है मीडियम है उसकी डेंसिटी DM है। DM क्या है, मीडियम की डेंसिटी, D1 और D2 क्या है, दोनों मास बॉडीज़ की डेंसिटी। अब आइए यहाँ रूल हमने लिख रखा है, इफ़ D का मतलब दोनों मास बॉडीज़ उनकी डेंसिटी मीडियम की डेंसिटी से ज़्यादा है। अगर बॉडीज़ की डेंसिटी सराउंडिंग मीडियम की डेंसिटी से ज़्यादा है तो फिर उनके मास को, जो दोनों बॉडीज़ हैं उनके मास को हम पॉजिटिव यूज़ करेंगे। इट इज़ जस्ट यूज़ करने का मेथड है, उसे हम पॉजिटिव लेंगे। अब आइए, अगर डेंसिटी बॉडीज़ की कम है और मीडियम की डेंसिटी ज़्यादा है तो फिर उन दोनों बॉडीज़ के मास को हमें नेगेटिव लेना होगा फार्मूले में, टेकन एज नेगेटिव। वैसे मास नेगेटिव नहीं होता है, बट ये कैलकुलेशन का एक मेथड बनाया गया जिसमें हम मास को नेगेटिव लेंगे। और अगर डेंसिटी बराबर हो जाए, मतलब बॉडीज़ की डेंसिटी मीडियम की डेंसिटी के, तो फिर उनके मास को हम 0 लेंगे। अब आइए यहाँ पर 3 हमने एग्जाम्पल बना रखा है जिसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है 2 मेटल स्फीयर्स इन वाटर। अगर ये दोनों मेटल के स्फीयर हैं तो इनकी डेंसिटी मीडियम यानी वाटर की डेंसिटी से ज़्यादा होगी, इसीलिए दोनों मास कैसे होंगे, पॉजिटिव। मेटल को वाटर में रखेंगे तो मेटल की डेंसिटी ज़्यादा, वाटर की कम, तो वो दोनों मेटल की जो बॉडीज़ हैं उनका मास हम पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ देखो फॉर्मूला हमने लिख रखा है, F बराबर -G M1 M2 अपान R स्क्वायर। ये M1 M2 जब दोनों पॉजिटिव होगा और ये माइनस, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का माइनस है, तो अब ओवरऑल आपका आंसर जो भी आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर आंसर फोर्स का नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। पानी के अंदर दो सॉलिड कोई भी ले लिया जाए जो पानी से भारी हो, उनके बीच हमेशा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और उसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, बट वैल्यू नहीं निकालनी, फोर्स का नेचर हमें डिफाइन करना है। तो नेगेटिव फोर्स आएगा क्योंकि दोनों मास हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस रहेगा, तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव फोर्स को हम लोग अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। अब आइए यहाँ पे समझने की कंडीशन है कि अगर एक मेटल ले लिया स्फीयर और एक एयर बबल आ जाए, मतलब यहाँ मेटल है और ये वाला जो स्फीयर है ये एक हवा का बुलबुला है, एयर बबल है, तो एयर बबल की डेंसिटी कम होगी वाटर से, तो इसका मास M2 नेगेटिव हो जाएगा, और मेटल की तो वही रहेगी पॉजिटिव वैल्यू क्योंकि वो हाई डेंसिटी होता है। फॉर्मूले में जब हम रखेंगे तो -G M1 तो पॉजिटिव लेंगे बट M2 नेगेटिव। अब आप देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, मल्टीप्लाई में पूरा आंसर पॉजिटिव आएगा।
तो ये पॉजिटिव आंसर क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि इनके बीच नेट ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव होगा, मतलब पानी के अंदर मेटल का स्फीयर और एयर बबल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये नेट ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है, इसे आप नेट फोर्स कहिए। वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कभी रिपल्सिव नहीं होते, लेकिन नेट वैल्यू जब चारों तरफ से जोड़ के निकाली जाएगी तो एक दूसरे के उल्टी आती है, इसी को कहते हैं रिपल्शन। अब आइए तीसरी कंडीशन, 2 एयर बबल इन वाटर। अब अगर दोनों ही एयर बबल है तो दोनों का मास नेगेटिव लिया जाएगा, -g -m1 -m2। अब 3 बार नेगेटिव आ गया तो इनका मल्टीप्लाई फिर से नेगेटिव आ जाएगा। और इस हालत में जब नेगेटिव फोर्स आ गया तो इसे कहेंगे अट्रैक्शन, मतलब 2 एयर बबल अगर पानी के अंदर हैं तो वो अट्रैक्ट होंगे। एक मेटल एक एयर का है तो वो रिपेल होगा, दोनों मेटल हैं तो फिर वो अट्रैक्ट होंगे। ये सीधा सा मेथड है कैलकुलेशन का। एक लास्ट और हम बता दें आपको जो हमने लिख नहीं रखा, अगर हम पानी के अंदर ही उतनी ही डेंसिटी का कोई दूसरा लिक्विड ले लें, उसके 2 स्फेरिकल बबल जैसे बना के रखने, तो सेम डेंसिटी अगर है पानी के बराबर या पानी के अंदर पानी के ही स्फीयर बना लें, तब उनके बीच नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि जब डेंसिटी सेम होगी तो मास को हम यहाँ 0 लेंगे, 0 और 0 को मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा केस है। पानी के अंदर पानी के ही बबल पे कोई फोर्स, नेट फोर्स नहीं काम करेगा। हाँ, अलग अलग डेंसिटी वाले होंगे तब नेट फोर्स कैलकुलेट होगा। तो ये आपने अच्छे से समझ लिया, इसे नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आइए स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स का कैलकुलेशन नॉन स्फेरिकल बॉडीज़ के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए डायरेक्टली न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, उसको मॉडिफाई करके अप्लाई करना होगा। जैसे पहला आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर एक पॉइंट या स्फेरिकल मास बॉडी, मगर दूसरी मास बॉडी एक रॉड है। इस रॉड की टोटल लेंथ L है, उसका टोटल मास m है, और इस रॉड का पहला सिरा r1 डिस्टेंस या स्मॉल a डिस्टेंस पर है, और जो दूसरा सिरा है वो r2 डिस्टेंस, जिसे a प्लस l कहेंगे, क्योंकि यहाँ तक a है, आगे लेंथ l है। तो अगर हम इस मास बॉडी रॉड वाले मास के और इस पॉइंट मास के बीच लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करें, तो इसको बहुत सिंपल मेथड से कैलकुलेट किया जा सकता है। इसका डेरिवेशन सिंपल है, बट डायरेक्ट फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें बहुत आसान है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए एक तरीका ये है, क्योंकि न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो पॉइंट मासेज या स्फेरिकल मास बॉडी के लिए, चलो मान लेते हैं ये तो पॉइंट मास है, इस रॉड में एक छोटा सा पॉइंट मास dm ले लेते हैं, और इसकी दूरी इस वाले मास से r है और इसकी लंबाई dr है। तो अब आप सबसे पहले dr और dm की वैल्यू निकाल लेते हैं और dr को dm के साथ रिलेट करें। तो अगर हम रॉड की लीनियर डेंसिटी निकालें, लीनियर डेंसिटी कैसे कहते हैं? लीनियर डेंसिटी ऑफ रॉड, लीनियर डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ। रॉड, इसे म्यू कहा जाता है, और ये होता है टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, या फिर इसे कहा जा सकता है dm अपॉन dr, क्योंकि अगर एक छोटा सा टुकड़ा हमने dr लिया तो वो dm होगा। अब हम यहाँ पर dm की वैल्यू को रिलेट कर देंगे, dr इधर भेज दिया तो ये हो गया m अपॉन l, और ये बन गया dr। एक तो लाइन हमने ये लिख ली। अब आइए इस छोटे से पॉइंट मास जो रॉड का एक हिस्सा है, इसके और इसके बीच जब हम फोर्स निकालेंगे, पूरी रॉड का नहीं, dm मास का, तो इनके बीच लगने वाला फोर्स भी छोटा होगा, उसे कहेंगे df। तो अब हम df की वैल्यू लिखने जा रहे हैं। यहाँ पे वैल्यू आएगी कैपिटल G, इधर वाला मास तो पूरा लिया जाएगा m, और उधर वाला मास dm लिया जाएगा, और अपॉन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r है तो r स्क्वायर। dm की वैल्यू यहाँ रख दें तो ये वैल्यू हो जाएगी gm, और dm की वैल्यू जब m अपॉन l रखेंगे तो स्मॉल m अपॉन l आ जाएगा यहाँ, और साथ में dm की जगह पर ये dr आएगा, 1 अपॉन r स्क्वायर और dr। तो आप समझ में आ गया होगा कि अगर हमें पूरी रॉड पर लगने वाला फोर्स निकालना है तो इस छोटे से टुकड़े का फोर्स निकाल के उसे इंटीग्रेट कर दें। तो अब अगर टोटल फोर्स निकालें F बराबर, तो इट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ df होगा, और इधर की तरफ कांस्टेंट हम आगे लिख लेते हैं g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन l, और अब इंटीग्रेशन 1 अपॉन r स्क्वायर dr होगा। 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन dr के टर्म में करेंगे। अब लिमिट्स यहाँ पे लगा देते हैं, r1 से लेके रॉड कहाँ से शुरू हो रही है, r1 से r2 डिस्टेंस तक, तो यहाँ आ जाएगा r2। 1 अपॉन r स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन r होता है। अब आप n+1 वाला फार्मूला निकाल के इसे डायरेक्ट कर सकते हो।
तो ये वैल्यू हो जाएगी जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल, और यहाँ हम इंटीग्रेशन लिखे दे रहे हैं -1 अपॉन आर, और अपर लिमिट आ जाएगी R1 और सॉरी लोअर लिमिट आ जाएगी R1, अपर लिमिट R2। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे हो जाएगा -1 अपॉन आर। अब आइए अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो अब f की वैल्यू यहाँ निकलने वाली है f इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा जी एम स्मॉल एम अपॉन एल। यहाँ पे जब आप अपर लिमिट अप्लाई करोगे तो वो निगेटिव आ जाएगा, और लोअर लिमिट में माइनस करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। तो सिंपली यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। तो ये फॉर्मूला ऐसे लिखा जा सकता है। R1 R2 एलसीएम ले लें यहाँ पर, तो अब आगे R1 R2 एलसीएम ले लें तो ये बन जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एल, R2 माइनस R1 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा R1 R2। तो सिंपली R2 माइनस R1 देखिए क्या होगा, R2 पूरा यहाँ तक है, R1 यहाँ तक, इसका डिफरेंस L के बराबर होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर L और ये L कैंसिल हो गया पूरा। तो सिंपली फार्मूला बन के जो आया बहुत आसान है, F बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R1 R2। ये फार्मूला इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू रॉड के लिए और पॉइंट मास या स्फेरिकल मास बॉडी के लिए निकल आई। एक चीज़ आप सभी जानते हो कि अगर रॉड का सारा मास इकट्ठा कर दें r दूरी पर तो बड़ा आसान हो जाएगा, पॉइंट मास बन जाएगा। तो जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर उसी पॉइंट मास को थोड़ा फैला दें ऐसे यहाँ तक, तो फिर एक सिरा R1 पे आ जाएगा, दूसरा R2 पे जाएगा, तो वही आर स्क्वायर की वैल्यू R1 R2 हो जाएगी। इसको आसानी से याद रखा जा सकता है। और R1 R2 की वैल्यू अगर A और A प्लस L रख दें तो आगे का स्टेप आप देख सकते हो, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन यहाँ पे आ जाएगा A, और R2 की जगह पे A प्लस L, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे। तो ये तो हो गया रॉड और पॉइंट मास के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, इसे नोट कर लें। अब आइए स्टूडेंट एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये एक मास रिंग है जिसके सेंटर से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट मास है, इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका तरीका भी बहुत सिंपल है। मान लेते हैं कि इस मास रिंग का पूरा मास कैपिटल M, रेडियस r है। इसमें आप देख सकते हैं मास रिंग का एक छोटा सा पार्ट है dm, और इस dm की वजह से इस पर लगने वाला पॉइंट मास पर फोर्स होगा df, और इधर से भी बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट मास सारे बनेंगे। तो यहाँ पर भी एक dm मास ले लेते हैं, इस पर भी लगने वाला df फोर्स होगा। अब आइए इस df फोर्स के दो कंपोनेंट कर लेते हैं। यहाँ पर ये एंगल थीटा मान लिया, तो ये वाला कंपोनेंट df cos थीटा होगा, और इधर ऊपर वाला कंपोनेंट df sin थीटा होगा। सेम इसी तरह से इधर भी जब df काम करेगा तो इसका भी एक कंपोनेंट इसी तरह से सेम वैल्यू 2, ये df cos थीटा टोटल मिल करके 2 df cos थीटा हो जाएगी, और इसका दूसरा कंपोनेंट f sin थीटा नीचे आ जाएगा। तो आप देख सकते हो पूरे रिंग में ऐसे बहुत सारे dm मास होंगे, जिसकी वजह से चारों तरफ से यहाँ पर df फोर्स लगेगा, और उनके सारे ये वाले कंपोनेंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट फोर्स जो लगेगा इस पर वो ओनली 2 df cos थीटा लगेगा। तो इसे कैलकुलेट करना कोई मुश्किल तो नहीं है, बट जल्दी से अब लिख लेते हैं। तो अगर ध्यान दें तो यहाँ पर लगने वाला सेंटर की ओर जो नेट फोर्स आएगा पॉइंट मास पर, उसे हम कहेंगे df। f नेट की वैल्यू, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर, ये होगा इंटीग्रेशन 2 df cos थीटा। अब इंटीग्रेशन इसलिए कर दिया कि ऐसे जितने भी dm होंगे सब की वैल्यू यहाँ पर इंटीग्रेट हो जाएगी। अब df की वैल्यू यहाँ पे निकाली जा सकती है, इंटीग्रेशन 2 df जो होगा dm, और ये दूरी आपको लेनी होगी। तो यहाँ ये दूरी बनेगी आपकी r कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ से नेट फोर्स आ जाएगा 2 df cos थीटा का इंटीग्रेशन, और यहाँ वैल्यू df की जब आप रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट dm, और उधर m, तो दोनों मास dm मल्टीप्लाइड बाई m अपॉन r स्क्वायर में इस दूरी का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा r स्क्वायर
प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। अब आइए कॉस थीटा निकालते हैं, तो कॉस थीटा में वैल्यू आएगी इनटू यहाँ पर आर बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा तो स्मॉल आर अपॉन ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू इस डायग्राम से रख दी हमने, डी एफ की वैल्यू ये रख दी न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ से, और ये आ गया 2। तो अब ध्यान देने की बात है, इसमें सारे कांस्टेंट इधर कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या यहाँ पर, तो m कांस्टेंट है, स्मॉल r फिक्स है, कैपिटल R फिक्स है, g, तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी 2g अपॉन में ये आप देख सकते हो हाफ पावर है, ये पूरी 1 पावर है पूरा ब्रैकेट, तो इसका मतलब ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर की होल पावर, 1 पावर और हाफ पावर जोड़ ले तो ये 3/2 पावर, r को भी हमने यहाँ कॉमन ले लिया और स्मॉल m को भी, तो स्मॉल m और r दोनों कॉमन ले लिया हमने। अब आइए इंटीग्रेशन में सिर्फ dm बचेगा। dm तो रिंग के एक छोटे से टुकड़े का मास था और उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक का मास 0 से लेकर के कैपिटल M तक, तो इंटीग्रेशन dm की वैल्यू बहुत सिंपली आप लिख सकते हो ओनली m के बराबर। तो अब पूरा फॉर्मूला क्या बन गया, यहाँ पर ये वैल्यू आ गई g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर की होल पावर 3/2, और ये वैल्यू यहाँ पर dm का इंटीग्रेशन m हो गया, एक और वैल्यू r आ जाएगी, तो ये नेट फोर्स की वैल्यू निकल आई। यहाँ पर हम लोगों ने एक ही तरफ, यहाँ पे जो 2 लिख दिया इसको ध्यान दीजिए, एक ही तरफ का फोर्स अगर लें और चारों तरफ इंटीग्रेट कर दें तब यहाँ 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, मतलब डी एफ कॉस थीटा का ही इंटीग्रेशन करना है, 2 का नहीं करना है, तो 2 हमने हटा दिया। बात ये है कि ये सारे कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे पूरा इंटीग्रेट करने में, और डी एफ कॉस थीटा का ही इंटीग्रेशन अंदर की ओर होगा। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये वैल्यू इस फॉर्मूले के बराबर होगी। अब नेट फोर्स यहाँ से ऐसे निकल आए। अब आइए लास्ट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ के अच्छे सवाल है बुकलेट में दिए हैं। अब आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले वाले लेक्चर में इस टॉपिक में 5 क्वेश्चन हो चुके थे, न्यूटन ग्रेविटेशनल लॉ का ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट ऑफ इक्वल मासेज इज F इफ 25% मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर्ड टू अदर ऑब्जेक्ट देन न्यू फोर्स विल बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ हमने बना रखा है। मान लेते हैं 2 इक्वल मासेज M और M है, इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स F लग रहा है, डिस्टेंस R। अब इसमें से पहले मास में 25% मास निकाल के दूसरे को दे दिया तो पहला मास कम हो जाएगा। अब बताओ 25% का मतलब 1/4 होता है, 1/4। तो अगर m मास था तो उसका m/4 इसमें से निकाल के इसको दे दिया, तो यहाँ नया मास कितना हो जाएगा, m - m/4 मतलब 3m/4। और जब m/4 मास इस वाले को मिलेगा तो इसमें यही वैल्यू जुड़ जाएगी, तो m + m/4 का मतलब 5m/4 नया मास होगा। अब आप इसे आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहला काम करते हैं कि f की वैल्यू पहले वाले मास के टर्म में निकाल लेते हैं। तो f बराबर हो जाएगा g, यहाँ वैल्यू आ जाएगी g, m स्क्वायर हो जाएगा अपॉन r स्क्वायर। अब नया फोर्स निकालने के लिए हमें f डैश लिखेंगे, g वही रहेगा कांस्टेंट, और यहाँ नया मास बन गया 3m/4 मल्टीप्लाइड बाई दूसरा नया मास हो जाएगा 5m/4 और अपॉन r स्क्वायर उसी तरह से लिखा जाएगा। तब ये f डैश की जो वैल्यू होगी ये आ जाएगी 3/4 5/4, तो ये आ गया 15gm स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर और नीचे आ गया 16। तो आप समझ गए आंसर क्या होगा। अब एक काम करें, f डैश अपॉन f निकाल लें, तो इसमें gm स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर कैंसिल, तो ये 15/16 वैल्यू आ जाएगी, और ये f उठा के इधर भेज दें तो नया आंसर बनेगा आपका f डैश इज इक्वल टू होगा 15/16 इंटू f। तो आपका आंसर हो गया 3rd। तो इसे नोट कर लिए, ये बुकलेट का क्वेश्चन है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल थ्योरेटिकल। 3 इक्वल masses 1 kg each are placed at the vertices of an equilateral triangle PQR and the mass 2 kg is placed at the centroid O of the triangle which at distance of √2 meter from each vertices force on the mass 2 kg।
यहाँ ये ट्राइंगल बना हुआ है, कॉर्नर पे 1 kg के 3 इक्वल मासेस रखे हैं, सेंट्रॉयड यानी सेंटर पे 2 kg का मास रखा है, और ये सारी दूरियां सेंट्रॉयड से कॉर्नर की √2 मीटर है। तो आप समझ गए, इसमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये एक सिमेट्रिकल रेगुलर सिस्टम है मास का, मासेस बराबर है, और तब सेंटर पे लगने वाला नेट फोर्स हमेशा 0 होगा, क्योंकि ये सेंटर एक नल पॉइंट है, आपने पीछे समझ लिया था। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसका आंसर सीधा सीधा हो गया, नेट फोर्स 0 होगा। तो 2 kg पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, बल्कि नेट फोर्स की वैल्यू टोटल 0 होगी। फोर्स चारों तरफ से इक्वल एंड अपोजिट लगेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हो ये फोर्स इधर की तरफ इक्वल एंड एक दूसरे को कैंसिल करने वाले फोर्स होंगे। अब आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। इसमें कहा गया 2 पॉइंट मासेस A एंड B हैविंग मासेस इन रेशियो 4:3, मतलब 2 पॉइंट मास A और B है, एक का मास मान लेते हैं 4m, तो दूसरे का हो जाएगा 3m, क्योंकि ये रेशियो मास का 4 और 3 है, तो मानने में आप 4m और 3m ले सकते हैं। आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, और दोनों पॉइंट मास 4m और 3m 1 मीटर की दूरी पे रखे हैं। अब आइए व्हेन अनदर पॉइंट मास C, अब एक और नया मास आ गया, तीसरा मास C ऑफ मास कैपिटल M इज प्लेस्ड बिटवीन A एंड B। अब A और B जिस पे 4m और 3m के मास रखे थे, जिनके बीच की दूरी 1 मीटर थी, उसमें किसी भी पॉइंट पर C है एक पॉइंट, वहाँ पर एक कैपिटल M मास और ला के रख दिया। तो ध्यान दीजिए, द फोर्स बिटवीन A एंड C, A और C के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो 1/3 है फोर्स बिटवीन B एंड C, मतलब B और C के बीच लगने वाले फोर्स का 1/3 है। तो अब आप दोनों फोर्स निकालेंगे पहले हम, और फिर उसे कंपेयर कर देंगे 1/3 से। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, कैलकुलेट क्या करना है, द डिस्टेंस ऑफ C फ्रॉम A, मतलब जो नया मास आपने तीसरा ला के रखा है C पर, उसकी पहले वाले मास A से दूरी बताना है। तो इसी दूरी को सबसे पहले x मान लेंगे, और फिर उधर वाली दूरी हो जाएगी 1 - x, और फिर फोर्स को निकाल के कंपेयर करना है। तो अब इसमें कैलकुलेट ही करना, आंसर आप देख रहे हैं 2/3, 1/3, 1/4, 2/7। तो अब हम इसे कैलकुलेट करने के लिए ये इतना हिस्सा यहाँ से मिटा रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप देख लें, बुकलेट का क्वेश्चन है। अब आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। अब आइए इसके सोल्यूशन में सबसे पहले A मास और ये B मास है, जिनके बीच की टोटल डिस्टेंस 1 मीटर है। A और B के जो मास का रेशियो है वो 4 और 3 दिया था, तो हमने मान लिया कि पहला मास 4m है, दूसरा मास 3m है। अब आइए एक तीसरा पॉइंट है C, जो कि A से x दूरी पे, यही x हमको कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर जो मास रखा है वो कैपिटल M। A और C के बीच लगने वाला फोर्स FAC होगा, B और C के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, FBC होगा। तो FAC की वैल्यू कह रहे हैं 1/3 है, 1/3 है किसका, FBC के। इस क्वेश्चन की यही कंडीशन है। तो सबसे पहले लिखेंगे FAC इज इक्वल टू 1/3 FBC, और यहाँ पर A और C के बीच लगने वाला फोर्स इस डाटा के हिसाब से लिख लेंगे। आइए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखते हैं। उसके बाद A पर जो मास है वो 4m, और C पर जो मास है वो कैपिटल M अपॉन डिस्टेंस x², 1/3 यहाँ लिखा जाएगा, फिर कैपिटल G, और फिर अब B और C के बीच लगने वाला फोर्स, तो पहले कैपिटल M लिखेंगे, फिर 3m लिखेंगे अपॉन ये दूरी होगी 1 - x का होल स्क्वायर, क्योंकि इधर से डिस्टेंस x है तो पूरी वैल्यू 1 मीटर है, तो ये डिस्टेंस 1 - x का होल स्क्वायर। इसमें कार्बन स्टेप सारे कैंसिल हो जाएंगे, m से कैपिटल M, G स्मॉल m कैपिटल M एंड G कैंसिल। नंबर्स बचेगा खाली 4 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले तो इसका अंडर रूट ले लेते हैं, या फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अंडर रूट लेने में एक बार रिपीट करते हैं, 4/x², और ये वैल्यू हो जाएगी, देखो 3 कैंसिल, तो 1/1 - x का होल स्क्वायर। तो ये और सिंपल हो गया। अब दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो ये आ जाएगा 2/x इज इक्वल टू 1/1 - x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये सॉल्व हो जाएगा, तो 2 - 2x इसका इससे मल्टीप्लाई होगा और x इधर आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो गया 2 इज इक्वल टू 3x। देयरफॉर आंसर आ चुका है x बराबर 3 को डिवाइड कर दें तो 2/3 मीटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आंसर कितना है, 2/3 मीटर। फर्स्ट इज द आंसर। तो ये हो गए आपके न्यूटन्स लॉ की कुछ एग्जाम्पल। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं,
अब ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर हम रोक रहे हैं, आगे हम और क्वेश्चंस कराएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और बाइनरी और मल्टीपल स्टार सिस्टम। और अभी यहाँ तक सारा अच्छे से नोट कर लें, इसे बार बार रिवाइंड करके देखें और क्वेश्चंस को भी ध्यान से देखें, टॉपिक पूरा ध्यान से देखें और उसे बार बार रिवाइंड करें, नोट करें। दैट्स ऑल अभी यहाँ तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।